Hello everyone, welcome to ISPCS Decoded. Today in this video we are going to discuss 15 December 2025 के द हिंदू के सारे एडिटोरियल्स का सिंप्लीफिकेशन। आज के न्यूज़पेपर में टोटल 7 एडिटोरियल्स आए हैं और हम सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल है हमारा आरबीआई और इंटरेस्ट रेट के बारे में। टाइटल है उसका टाइम टू पॉज, यानी कि क्या पॉज करना है ये देखेंगे अभी हम। सो व्हाट इज़ दिस रीसेंट इन्फ्लेशन ट्रेंड। नवंबर 2025 में रिटेल इन्फ्लेशन 0.7% रही, जो इस डेटा सीरीज़ का सेकंड लोएस्ट लेवल है। अक्टूबर 2025 में इन्फ्लेशन और भी कम थी। ये देखकर लगता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, लेकिन ये पिक्चर पूरी नहीं है। बेस इफेक्ट का रोल। अक्टूबर नवंबर में इन्फ्लेशन काफ़ी हाई थी। इसी हाई बेस की वजह से करंट इन्फ्लेशन आर्टिफिशियली लो दिख रहा था। ये स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट जुलाई 2026 से ग्रेजुअली ख़त्म हो जाएगा। सो व्हाट इज़ दिस सीपीआई का स्कूड स्ट्रक्चर। करंट सीपीआई में फूड और बेवरेजेस का वेट लगभग 46% है। जैसा कि हम जानते हैं कि फूड एंड बेवरेजेस काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, मतलब इसका मतलब फूड प्राइसेस में छोटा सा चेंज भी ओवरऑल इन्फ्लेशन को काफ़ी मूव कर देता है। सो व्हाट इज़ द फूड प्राइसेस का इम्पैक्ट। नवंबर 2025 में फूड प्राइसेस 2.8% कॉन्ट्रैक्ट हुई, यानी कि कम हुई, जिसने हेडलाइन इन्फ्लेशन को नीचे खींच लिया। लेकिन ये फॉल भी स्टैटिस्टिकल है। क्यों? क्योंकि पिछले साल फूड इन्फ्लेशन 8.2% थी। अब आगे इन्फ्लेशन की पिक्चर कैसी होगी, फ्यूचर में क्या देखने को मिलेगा। जब बेस इफेक्ट खत्म होगा तब इन्फ्लेशन नंबर्स काफ़ी डिफरेंट दिख सकते हैं। इसलिए करंट लो इन्फ्लेशन को परमानेंट ट्रेंड समझना रिस्की हो सकता है। सो व्हाट इज़ दिस न्यू सीपीआई सीरीज़। गवर्नमेंट 2026-27 के फर्स्ट क्वार्टर में नई सीपीआई सीरीज़ लॉन्च करेगी। बेस ईयर 12 से 24 अपडेट होगा। ध्यान से सुनो, 12 से 24। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फ्लेशन वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेस ईयर आपको पता होना चाहिए, और अगर चेंज हो रहा है तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो वेटेजेस हैं वो कंजम्पशन पैटर्न के हिसाब से चेंज होंगे। नेक्स्ट इज फूड वेट का रीबैलेंस। न्यू सीपीआई में फूड का डोमिनेंस कम होगा, जिससे इन्फ्लेशन ज़्यादा बैलेंस्ड और रियलिस्टिक मेजर हो पाएगी। बेस इफेक्ट का डिस्टॉर्शन भी कम होगा। एमपीसी का रीसेंट डिसीजन। दिसंबर 2025 में आरबीआई के एमपीसी ने 25 बेसिस पॉइंट रेट कट करके रेपो रेट 5.25% कर दी। एमपीसी फरवरी 2026 में फिर मिलेगी। ये हमने पिछले एडिटोरियल्स में कवर किया है, टॉपिक कई बार आया है ना। 2025 के रेट कट्स का स्केल। पूरे 2025 में एमपीसी ने 125 बेसिस पॉइंट रेट कट किया, जो 2019 के बाद सबसे बड़ा ईजिंग साइकिल है। पॉज का ये इकोनॉमिक लॉजिक क्या है। इतने बड़े रेट कट्स के बाद एमपीसी को देखना चाहिए कि लोअर इंटरेस्ट रेट्स जो डिमांड और इन्वेस्टमेंट को एक्चुअल में बूस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट टाइम लग कर आता है। फिस्कल पॉलिसी का फैक्टर ना, बजट 2026 रिसेंटली पास होगा, इसलिए उसके पहले फिस्कल इम्पैक्ट को इकोनॉमी में एब्जॉर्ब होने देना ज़रूरी है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी में और चेंजेस करने चाहिए ना। न्यू सीपीआई और पॉलिसी कैलिब्रेशन। एमपीसी को न्यू सीपीआई सीरीज आने के बाद ये समझना होगा कि रेट कट्स का इन्फ्लेशन पर क्या रियल इम्पैक्ट होगा गिवन न्यू वेट स्ट्रक्चर। सो ओवरऑल मैसेज क्या है इस एडिटोरियल का। सिंपल, कि इन्फ्लेशन टेम्परेली लो है, रेट कट्स ऑलरेडी काफ़ी हो चुके हैं और पॉलिसी ट्रांसमिशन का इफेक्ट अभी फुल्ली विजिबल नहीं है। इसलिए फरवरी 2026 में पॉज लेना ज़्यादा प्रूडेंट अप्रोच होगा। Next editorial is about courts must protect and not regulate the free speech. Free speech and democracy. Freedom of speech किसी भी डेमोक्रेसी का कोर होता है। यूजुअली इसका थ्रेट जो है वो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर से आता है, लेकिन रीसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन से कंसर्न ये है कि जुडिशरी खुद स्पीच रेगुलेट करने की डायरेक्शन में जा रही है। सो रीसेंट सुप्रीम कोर्ट कंसर्न क्या है। रणवीर इलाहाबादिया केस में कोर्ट ने ऑनलाइन कंटेंट के लिए न्यूट्रल रेगुलेटरी बॉडीज़ और फ्रेश गाइडलाइंस की बात की। प्रॉब्लम यह है कि केस का जो मेन इशू है वो कंटेंट रेगुलेशन था ही नहीं, फिर भी स्कोप को एक्सपैंड किया गया। एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क्स। इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी लॉज हैं, आईटी एक्ट, भारतीय न्याय संहिता के ऑब्ससीनिटी प्रोविजंस और आईटी रूल्स, मतलब रेगुलेटरी वैक्यूम तो है नहीं। सो आईटी रूल्स का इशू क्या है। आईटी रूल्स में प्रायर रेस्ट्रेंट और वीक स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि ड्यू कॉशन रिलीजियस व्यूज़ पर। ये ऑलरेडी फ्री स्पीच पर चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। सो जुडिशियल ओवररीच का कंसर्न क्या है इसमें। कंटेंट रेगुलेशन डिसाइड करना लेजिस्लेटिव डोमेन है। सुप्रीम कोर्ट खुद पहले कह चुका है कि कोर्ट्स हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, स्पेशली जब टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की बात हो, और रेगुलेशन और सेंसरशिप के बीच जो लाइन है वो बहुत थिन होती है। सहारा केस 2012 में कोर्ट ने कहा था कि प्री सेंसरशिप अवॉइड करनी चाहिए और मीडिया रेस्ट्रेंट सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। सो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ तो लिखा होगा। सो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्लियरली बताता है कि फ्री स्पीच पर रेस्ट्रिक्शन सिर्फ लिमिटेड ग्राउंड पर हो सकती है। कौशल किशोर केस 2023 में कोर्ट ने खुद बोला कि एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शंस ऐड नहीं किए जा सकते। कोर्ट खुद बोल रहा है और खुद ही भूल जा रहा है। सो कोर्ट ऑन पास्ट रेस्ट्रेंट।
आदर्श हाउसिंग केस में कोर्ट ने डिस्क्लेमर इम्पोज करने से मना कर दिया। क्या कहकर कि ये कोर्ट का काम नहीं है। ये प्रेसिडेंट जुडिशियल सेल्फ रेस्ट्रेंट को सपोर्ट करता है। व्हाट इज़ द इंटरनेशनल प्रैक्टिस? यूरोपियन यूनियन, यूके, जर्मनी जैसे डेमोक्रेसीज कंटेंट रिमूव करते हैं, प्री सेंसर नहीं। सो चाइना, रशिया जैसे रिजाइम सर्वेलेंस और स्ट्रिक्ट सेंसरशिप फॉलो करते हैं। व्हाट इज़ द रिस्क टू डेमोक्रेसी? अगर कोर्ट स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन पुश करती है और गवर्नमेंट एग्री करती है तो ये फ्री स्पीच के लिए डेंजरस प्रेसिडेंट बन सकता है, लीडिंग टू डेमोक्रेटिक इरोजन। सो व्हाट कैन बी द सोल्यूशन? कोर्ट्स जो होते हैं हमारे, उनका जो रोल होता है वो लॉ बनाना नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पायर का होना है। मतलब उन्हें एक एम्पायर की तरह काम करना चाहिए। कैसे? लॉज की वैलिडिटी चेक करना, फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करना और ओवर रेगुलेशन से बचना। इस सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, ना कि लॉ बनाने पर। नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल आता है अबाउट द स्टबल बर्निंग डेटा एंड अनॉमली स्टबल बर्निंग डेटा। सो सेंटर क्या क्लेम कर रहा है? व्हाट इज़ द क्लेम बाय द सेंटर? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट को बताया कि पंजाब और हरियाणा में 2025 में स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स 90% कम हुए कंपेयर टू 2022। ये क्लेम सैटेलाइट बेस्ड फायर काउंट पर बेस्ड है। सो वाई स्टबल बर्निंग मैटर्स? पैडी हार्वेस्ट के बाद फार्मर्स स्टबल बर्निंग जलाते हैं। क्यों? ताकि जो है वीट के लिए फील्ड खाली हो जाए और इससे इसी टाइम पर दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन स्पाइक्स भी हो रहे होते हैं। सो व्हाट इज़ द गवर्नमेंट की अप्रोच अभी तक? सेंटर और स्टेट ने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अडॉप्ट की। फायर लगाना और सब्सिडाइज मशीन जैसे कि हैप्पी सीडर या फिर बेलर्स, और स्टबल को थर्मल प्लांट्स में को फायरिंग के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद मेजरिंग इम्पैक्ट? अभी तक डायरेक्ट साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि स्टबल बर्निंग का दिल्ली पोल्यूशन में एक्सैक्ट कंट्रीब्यूशन कितना कम हुआ है। इसके लिए केमिकल एनालिसिस चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट इज़ द प्रॉक्सी यूज बाय द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट सेटेलाइट फायर काउंट्स को प्रॉक्सी बना रही है, यानी सेटेलाइट से दिखा रही है कि एक्टिव फायर्स की गिनती। इस बेसिस पर क्लेम किया जा रहा है कि फायर्स कम हुए कि नहीं हुए। सो व्हाट न्यू रिसर्च शोज़? इंडिपेंडेंट रिसर्च ने बर्नट एरिया मतलब एक्चुअल जली हुई जो ज़मीन है उसको मेजर किया। फायर टाइमिंग मैनिपुलेशन, मीटियोसैट यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डेटा से पता चला कि फार्मर्स फायर को शाम के टाइम शिफ्ट कर रहे हैं जब पोलर सैटेलाइट्स इंडिया के ऊपर से नहीं गुजर रहे। सो व्हाट इज़ द सैटेलाइट लिमिटेशन इशू? पोलर सैटेलाइट जो हैं वो सिर्फ 10 बजे से सुबह के दोपहर के 1:30 बजे के बीच डिटेक्ट करते हैं, इसलिए फायर काउंट्स आर्टिफिशियली लो दिख रहे हैं जबकि बर्निंग कंटिन्यू हो रही है। सो व्हाट इज़ द सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन? 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा था कि बर्नट एरिया को मेट्रिक बनाकर स्टबल बर्निंग ट्रेंड्स असेस करो, सिर्फ फायर काउंट पर डिपेंड मत रहो। सो ट्रांसपेरेंसी कंसर्न है क्या? सेंटर ने अभी तक ईयर वाइज बर्नट एरिया डेटा पब्लिक नहीं किया जबकि मल्टीपल सैटेलाइट्स डिफरेंट रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। सो वाई दिस इज़ अ सीरियस इशू? बिकॉज अगर डेटा सिलेक्टिवली प्रेजेंट किया होगा तो पब्लिक ट्रस्ट इरोड होगा और एयर पोल्यूशन पॉलिसी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं। व्हाट कैन बी द की टेक अवे फ्रॉम दिस एडिटोरियल? फायर काउंट इज़ नॉट इक्वल्स टू द एक्चुअल डैमेज। सेंटर को बर्नट एरिया एस्टिमेट ट्रांसपेरेंट तरीके से रिलीज़ करने चाहिए, वरना स्टबल बर्निंग कंट्रोल का क्लेम मिसलीडिंग रहेगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल टॉक्स अबाउट द इंडिया इथोपिया टाइज, द राइट मूवमेंट टू बूस्ट इंडिया इथोपिया टाइज। व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस? इन टाइज की, इन रिलेशंस की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? इथोपिया अफ्रीका के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से एक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड होने की वजह से ये रीजनल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स के लिए क्रूशियल है। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर भी एडिस अबाबा में है। सो व्हाट इज़ द जियोपॉलिटिक्स एंड रीजनल रोल? डिस्पाइट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इथोपिया को एक रीजनल एंकर स्टेट माना जा सकता है विद अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। रेड सी एक्सेस के लिए जिबोटी पर डिपेंडेंस कम करने की कोशिश उसकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की सोच दिखाती है। नो व्हाट आर द हिस्टोरिकल रिलेशंस? इंडिया इथोपिया टाइज 100+ ईयर्स पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, यानी कि इंडियन टीचर्स और प्रोफेसर्स ने इथोपियन एजुकेशन सिस्टम को शेप किया। इथोपिया पैन अफ्रीका ई नेटवर्क का पायलट कंट्री रहा है और आज भी इंडिया से एजुकेशन कोऑपरेशन स्ट्रॉन्ग है। सो व्हाट इज़ दिस एजुकेशनल एंड ह्यूमन रिसोर्स लिंकेजेस? इथोपिया से लार्जेस्ट नंबर ऑफ अफ्रीकन स्टूडेंट्स इंडिया आते हैं, इंक्लूडिंग द हाईएस्ट अफ्रीकन PhD स्कॉलर्स। डिजिटल एजुकेशन, टेली लर्निंग, IIT कोलैबोरेशंस और स्कॉलरशिप्स फ्यूचर कोऑपरेशन का स्ट्रॉन्ग पिलर है। सो इंडियन इन्वेस्टमेंट प्रेजेंस, इंडियन इन्वेस्टमेंट्स $4 बिलियन से ज़्यादा रहे हैं, स्पेशली पोस्ट 2006 लाइन्स ऑफ क्रेडिट के बाद। अर्लियर फोकस जो था वो एग्रीकल्चर पे था, बट टैक्सेशन और ऑपरेशनल इश्यूज़ के कारण कुछ इन्वेस्टर्स विड्रॉ हुए। सो व्हाट आर द इमर्जिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़? अब माइनिंग सबसे प्रॉमिसिंग सेक्टर है। ये इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी और सेमीकंडक्टर कोर्स के लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो सकता है।
डिफेंस कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो इथोपिया को इंडियन डिफेंस सपोर्ट 1956 से मिल रहा है। हरार मिलिट्री एकेडमी, आज इथोपियन मिलिट्री को ट्रेनिंग और मॉडर्न इक्विपमेंट चाहिए जहां इंडिया अफोर्डेबल और टेस्टेड डिफेंस प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट इज मल्टीलेटरल कन्वर्जेंस, इथोपिया का ब्रिक्स मेंबरशिप, G20 आउटरीच और साउथ साउथ कोऑपरेशन फ्रेमवर्क इंडिया के साथ पॉलिटिकल अलाइनमेंट को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। FCFTA के अंडर इथोपिया बेस्ड इंडियन कंपनीज को कॉन्टिनेंटल अफ्रीकन मार्केट एक्सेस मिलता है। इंडिया का ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस इथोपियन एक्सपोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट लिवरेज है। सो व्हाट आर द की चैलेंजेस बिटवीन बोथ द कंट्रीज? फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबिलिटी, रेगुलेटरी कंसिस्टेंसी, टैक्सेशन इशूज़ और अप्रूवल डिलेज इन्वेस्टर्स के लिए मेजर कंसर्न्स हैं जिसे इथोपियन गवर्नमेंट को एड्रेस करना ही होगा। सो व्हाट कैन बी द सोल्यूशन और द वे फॉरवर्ड? बायलेटरल ट्रीटीज़ अपडेट करना, माइनिंग और डिफेंस MOUs को कोऑपरेशन बनाना, एजुकेशन स्किल पार्टनरशिप एक्सपैंड करना और ब्रिक्स G20 प्लेटफॉर्म्स का यूज़, यही इंडिया इथोपिया पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। नेक्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट अ क्लाइमेट इंटेलिजेंस मूवमेंट एंड अ स्पेशल रेफरेंस टू तमिलनाडु। क्लाइमेट MRV मतलब मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन। ग्लोबली पेरिस एग्रीमेंट के अंडर कंट्रीज़ को अपनी एमिशंस, अडेप्टेशन प्रोग्रेस और क्लाइमेट फाइनेंस ट्रैक करना होता है। COP30 ने इसे और स्ट्रॉन्ग किया थ्रू द ग्लोबल ट्रैकर्स और अडेप्टेशन इंडिकेटर्स। इंडिया का स्टैंड क्या रहा? इंडिया मानता है कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक MRV ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है और क्लाइमेट फाइनेंस अनलॉक करने में मदद करता है। साथ ही में डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंस और टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए। सो व्हाट इज़ द कोर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम सिंपल है कि अभी के MRV सिस्टम्स मोस्टली सैटेलाइट डेटा, रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं। लोकल कम्युनिटीज़ का ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस फॉर्मली इंक्लूड नहीं होता। सो व्हाई इज़ द नीड फॉर कम्युनिटी रोल? इंडिजिनस और लोकल कम्युनिटीज़ क्लाइमेट चेंज को डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करती हैं और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट झेलती हैं, इसलिए मॉनिटरिंग और डिसीजन मेकिंग में उनकी लीडरशिप ज़रूरी है। व्हाट इज़ CBMRV? होता क्या है? दिस इज़ कम्युनिटी बेस्ड एनवायरमेंटल MRV। तमिलनाडु का इनिशिएटिव है जिसमें विलेजेस खुद क्लाइमेट डेटा जनरेट करते हैं और गवर्नेंस का पार्ट बनते हैं। ना लोकल क्लाइमेट सिग्नल्स, इरोड में क्या होता है कि इरेगुलर रेनफॉल्स एंड हीट वेव्स, कुडालोर कोस्ट में सैलिनिटी इंट्रूजन एंड फिश कैच चेंज, नीलगिरीज में फॉरेस्ट मॉइस्चर और फ्लावरिंग साइकिल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द लोकल क्लाइमेट सिग्नल्स विच इज शोइंग टूवर्ड्स द क्लाइमेट इशूज़। ना CBMRV का वर्किंग मॉडल, ट्रेडिशनल नॉलेज और साइंटिफिक मॉनिटरिंग को डिजिटल डैशबोर्ड में इंटीग्रेट किया जाता है। गवर्नेंस शिफ्ट, पॉलिसी मेकिंग अब टॉप डाउन नहीं बल्कि कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशंस पार्टनरशिप बन रही है। विलेजेस भी क्लाइमेट इंटेलिजेंस के प्रोड्यूसर्स बन रहे हैं। सो व्हाट इज़ दिस पायलट फेज 2023? UK पैक्ट प्रोग्राम के अंडर 3 लैंडस्केप्स चूज हुए। पहला है नीलगिरीज फॉर द फॉरेस्ट, इरोड एग्रीकल्चर वेटलैंड्स के लिए एंड कुडालोर कोस्टल और मैनग्रोव्स के लिए। ना कम्युनिटी नॉलेज का रोल, इंडिकेटर्स, टूल्स और प्रोटोकॉल्स लोकल लगून के इनपुट से डिज़ाइन हुए हैं और इससे डेटा ज़्यादा रियलिस्टिक और यूजेबल बना। कम्युनिटी क्लाइमेट स्टेवर्ड्स, 35 की कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स ट्रेंड हुए जो कि डेटा कलेक्ट, एनालाइज और लोकल डिसीजंस में यूज़ करते हैं। What is the use at the पंचायत लेवल? ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेस, क्रॉप प्लानिंग और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट इम्पैक्ट, वाटरशेड प्लानिंग, डिजास्टर प्रिपेयरनेस, तमिलनाडु क्लाइमेट ट्रैकर, स्टेट क्लाइमेट एक्शन प्लान और ग्रीन तमिलनाडु मिशन को बेटर डेटा मिलता है। सो व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म विजन? CBMRV को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ITIs, पंचायत राज सिस्टम्स में, पंचायती राज सेंटर्स में इंटीग्रेट करके परमानेंट ग्रीन वर्कफोर्स बनाना चाहिए। एंड व्हाट कैन बी द सोल्यूशन और द वे फॉरवर्ड? क्लाइमेट गवर्नेंस को पीपल लेड, ट्रांसपेरेंट और रेजिलिएंट बनाना बाय स्केलिंग CBMRV अक्रॉस द रीजन्स एंड लिंकिंग इट विद क्लाइमेट फाइनेंस एंड अडेप्टेशन प्लानिंग। नेक्स्ट है हमारा अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन इन महाराष्ट्र, मतलब नो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन महाराष्ट्र। सो हुआ क्या? महाराष्ट्र के विंटर सेशन 2025 में पहली बार स्टेट के दोनों हाउसेज यानी कि असेंबली और काउंसिल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था। ये 1960 में स्टेट बनने के बाद पहला ऐसा केस है। सो वाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन मैटर्स? डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का रोल सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी और चेक्स एंड बैलेंस इंश्योर करना होता है। व्हाट इज़ द लीगल पोजीशन? लीगल पोजीशन सिंपल है कि महाराष्ट्र लेजिस्लेचर सैलरीज एंड अलाउंसेज एक्ट 1978 के हिसाब से लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का लीडर LOP होता है अगर स्पीकर चेयरमैन रिकग्नाइज करे। लॉ में 10% सीट रूल एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं है, ये एक कन्वेंशन है। ये बेसिकली लक्ष्मीकांत का इशू है। जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो उसमें इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ोगे। सो व्हाट इज़ दिस 10% रूल कॉन्ट्रोवर्सी? क्या है ये बेसिक क्राइटेरिया है, कन्वेंशन है, बेसिकली कोई लॉ नहीं है। सो कॉन्ट्रोवर्सी क्या है इससे रिलेटेड? स्पीकर का मानना है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए पार्टी के पास हाउस की
10% सीट्स होनी चाहिए, विच इज़ करेक्ट। लेकिन ये रूल नहीं है, सिर्फ एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, इसको पहले इग्नोर किया जा चुका है। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स 1962, 67 और 72 में भी ऑपोजिशन के पास 10% सीट नहीं थी, फिर भी ऑपोजिशन पार्टीज़ ने मिलकर फ्रंट बनाया और LOP अपॉइंट हुआ, यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इससे क्लियर होता है कि प्रेसिडेंट फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है। नाउ व्हाट इज़ द करंट पॉलिटिकल रियलिटी? 2024 असेंबली में ऑपोजिशन फ्रेगमेंटेड है। कैसे? शिवसेना, कांग्रेस और NCP साथ आकर जॉइंट क्लेम नहीं कर पाए। सिर्फ शिवसेना ने लेटर दिया, यूनाइटेड फ्रंट बना ही नहीं। सो व्हाट इज़ द अपर हाउस अनॉमली? लेजिस्लेटिव काउंसिल में कांग्रेस के पास एग्जैक्ट 10% सीट्स हैं, फिर भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपॉइंट नहीं हुआ। इससे स्पीकर और चेयरमैन के डिस्क्रिशन पर सवाल उठते हैं। सो व्हाट इज़ द इंस्टीट्यूशनल कंसर्न? जब स्पीकर का डिस्क्रिशन कन्वेंशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डोमिनेट करे और ऑपोजिशन यूनाइटेड ना हो तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट वीकन होती है, चाहे प्रोसीजर टेक्निकली करेक्ट हो। सो व्हाई इज़ दिस इशू? लीडर ऑफ ऑपोजिशन की नॉन एग्जिस्टेंस से स्क्रूटनी कम होती है, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ का बैलेंस डिस्टर्ब होता है और ऑपोजिशन की इंस्टीट्यूशनल वॉइस वीकन होती है। सो व्हाट कैन बी द सोल्यूशन, और वी कैन से वे फॉरवर्ड? ऑपोजिशन को यूनिटी दिखानी होगी और स्पीकर को कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट और पास्ट प्रेसिडेंट्स फॉलो करने होंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपॉइंटमेंट को प्रोसीजर से ज़्यादा डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल का लेंस से देखना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल एडिटोरियल इज़ अबाउट मीथेन एमिशंस इन इंडिया। ये हमारा आज का लास्ट एडिटोरियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे मेंस हो, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे आपका इंटरव्यू, कोई भी स्टेज हो, ये एडिटोरियल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल कि मीथेन है क्या, और दूसरा कि क्यों है, क्यों मैटर करता है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि 20 साल के पीरियड में कार्बन डाइऑक्साइड से 84 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। लैंडफिल्स में ऑर्गेनिक वेस्ट के डिकम्पोज होने से मीथेन निकलती है जो कि क्लाइमेट चेंज और लैंडफिल फायर्स दोनों को फ्यूल करती है। इंडिया में मीथेन का मेजर सोर्स क्या है? इंडिया की टोटल मीथेन एमिशंस का लगभग 15% वेस्ट सेक्टर से आता है। ये सेक्टर एग्रीकल्चर या एनर्जी के कंपैरिजन में फास्ट एक्शन पोटेंशियल देता है। सो व्हाट इज़ द करंट एस्टिमेशन प्रॉब्लम? अभी इंडिया मीथेन एमिशंस को मोस्टली मॉडल्स और अजम्पशंस के थ्रू एस्टिमेट करता है जो कि वेस्ट क्वांटिटी और ओल्ड डेटा पर बेस्ड होते हैं। ये एग्जैक्ट हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सो व्हाट आर द ग्राउंड मॉनिटरिंग लिमिटेशंस? ग्राउंड लेवल मीथेन डिटेक्शन में महंगा इक्विपमेंट, मेंटेनेंस और मैन पावर चाहिए जो लार्ज स्केल पर इंडियन सिटीज़ में फिजिबल नहीं है। सो व्हाट आर द रोल ऑफ सैटेलाइट्स? सैटेलाइट मीथेन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में डिटेक्ट कर सकते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है रीजनल सैटेलाइट, ट्रेंड देखने के लिए, और दूसरा है हाई रेजोल्यूशन, एग्जैक्ट लैंडफिल हॉटस्पॉट लोकेट करने के लिए। इंडिया का स्टेट सैटेलाइट एविडेंस इसरो और इंटरनेशनल सैटेलाइट्स ने गाजीपुर, भलसवा जो कि दिल्ली में है, पिराना अहमदाबाद और कंजूर मार्ग जो कि मुंबई में है जैसे लैंडफिल्स को मेजर मीथेन एमिटर्स आइडेंटिफाई किया। सो व्हाट इज़ द डेटा मिसमैच और डेटा अनोमली है क्या? सैटेलाइट डेटा दिखाता है कि सिंगल लैंडफिल के एमिशंस कभी कभी पूरे स्टेट और सिटी को ऑफिशियल एस्टिमेट के बराबर या ज़्यादा है। एग्जाम्पल, कंजूमर्ग जो लैंडफिल है वो 10 टाइम्स हायर एमिशंस है देन द मॉडल एस्टिमेट्स। व्हाई इज़ दिस सो सीरियस? मतलब या तो लीकेजेस हो रही हैं या मीथेन जनरेशन अंडर एस्टिमेट हो रही है। ये हज़ार्ड्स पहले इनविजिबल थे इसलिए पॉलिसी एक्शन नहीं हो पाया। सैटेलाइट डेटा की लिमिटेशन क्या है? क्लाउड कवर और वेदर इफेक्ट्स की वजह से सैटेलाइट डेटा अकेला सफिशिएंट नहीं है, इसको ग्राउंड वेरिफिकेशन के साथ इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो व्हाट इज़ द फीडबैक लूप अप्रोच? सैटेलाइट हॉटस्पॉट डिटेक्ट करें, ग्राउंड टीम इन्वेस्टिगेट करें, डेटा इंप्रूव हो और बेटर टारगेटिंग पॉसिबल हो। देन व्हाट इज़ गवर्नेंस गैप? अर्बन लोकल बॉडीज़ और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स अलग अलग काम करते हैं, डेटा शेयरिंग वीक है जिससे कि मीथेन कंट्रोल स्लो हो जाता है। व्हाट इज़ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी अपॉर्चुनिटी? स्वच्छ भारत मिशन, गोवर्धन स्कीम और रिवाइज्ड वेस्ट रूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बस मीथेन स्पेसिफिक टारगेट्स और डेटा इंटीग्रेशन ऐड करना है। सो व्हाट कैन बी द सोल्यूशन? नेशन वाइड सैटेलाइट मॉनिटरिंग और सिटी लेवल ग्राउंड वेरिफिकेशन वैलिडेशन अलॉन्ग विद स्टैंडर्डाइज डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट किया जाए। इन तीनों को इंटीग्रेट करना है, इससे मीथेन रिडक्शन, क्लीन एनर्जी जैसे कि बायो CNG और क्लाइमेट गोल्स के साथ एक साथ अचीव हो सकते हैं। और इसी के साथ हमारे 15 दिसंबर 2025 के सारे एडिटोरियल्स कवर होते हैं। आई होप आपको समझ आया हो, एंड इफ़ यू वांट एनी चेंजेस और इफ़ यू वांट टू गिव एनी फीडबैक प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक for your studies.